Hello friends, today we are discussing about commercial bank. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक? क्या होता है हमारा जो कमर्शियल बैंक है, जिसको हिंदी में व्यापारिक बैंक कहते हैं। तो बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक वो बैंक है, या बैंक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो संस्था है जो क्या करती है, हमारे पास जो मनी है उसको जमा के रूप में स्वीकार करती है और हमें उधार देने का कार्य करती है। तो दो कार्य जो संस्था करती है कि हमारे पैसे को जमा करती है और जरूरत पड़ने पर क्या देती है, उधार देती है। तो उधार वो किस कार्य के लिए देती है? दो कार्य के लिए उधार देती है। एक हमारा कंजप्शन होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कंजप्शन करने के लिए उधार लेते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए उधार लेते हैं। तो इन दोनों कार्यों के लिए कमर्शियल बैंक क्या देता है, हमें मनी क्या करता है, वो लेंड करता है। तो इस प्रकार से जो कमर्शियल बैंक है वो संस्था होगी जो ये दोनों कार्य करती है। तो कोई भी संस्था जो साइमल्टेनियसली दोनों कार्य करती है, कि एक साथ दोनों कार्य करती है, कि जमा के रूप में वो पैसा स्वीकार करती है, उधार देती है, उस संस्था को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक कहते हैं या बैंक कहते हैं। तो देखो कुछ संस्थाएं ऐसी होती है, जिस तरह से हमारा पोस्ट ऑफिस है, वो क्या करता है, साइमल्टेनियसली दोनों कार्य नहीं करती, हमारी जमा को तो स्वीकार करता है लेकिन उधार नहीं देता। तो वो संस्थाएं हमारी बैंक नहीं है। तो ये जो है हमारा कमर्शियल बैंक टू टाइप्स होता है, या तो पब्लिक होते हैं या वो प्राइवेट होते हैं। तो चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मोटिव क्या है दोनों का मोटिव होता है टू गेन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट गेन मोटिव होता है। तो कैसे ये प्रॉफिट गेन करते हैं? देखो कमर्शियल बैंक को मोटे तौर पर हम क्या कहेंगे, एक बिचौलिया। और बिचौलिया कब काम करता है, जब उसको कुछ बीच में खाने के लिए मिलेगा तभी वो कार्य करेगा। तो हम कहते हैं एक साइड ये है जिसके पास सेविंग्स हैं, वो जमा करवाना चाहते हैं, चाहे वो हमारे दो हो सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के पास भी सेविंग है प्लस प्रोड्यूसर सेक्टर के पास भी सेविंग है। दूसरी तरफ हमारा वो है जो चाहे वो हाउस होल्ड भी है और हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी है, जो क्या लेना चाहते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए बोरोइंग चाहता। ये सेक्टर जो उधार लेता है, इस सेक्टर ये लोग हैं जिनके पास सेविंग है। हाउस होल्ड के पास भी निष्क्रिय बचतें पड़ी हुई हैं, जो फालतू है, प्रयोग करने के बाद बचा हुआ है उनके पास। कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनके पास भी बचा हुआ है। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको बोरोइंग चाहिए, कुछ हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको अपने खर्चों के लिए, कंजप्शन के लिए चाहिए। कुछ फैक्ट्रियां इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनको भी उधार चाहिए। तो ये दो व्यक्ति हैं। तो डायरेक्ट इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं, ये इनको नहीं जानते, ये इनको नहीं जानते, तो डायरेक्ट लेन देन नहीं हो रहा। तो बैंक्स जो कमर्शियल बैंक है, इसने एक बीच में बिचौलिए का कार्य कर दिया। तो ये बैंक है, ये इन दोनों को मिलाने का कार्य करती है। ये लोग उधार लेने के लिए बैंक में आए, बैंक उनको उधार देता है। उसी प्रकार से ये लोग भी बैंक में आए, सेविंग जमा करवा दी। तो बैंक इनकी सेविंग जमा करता है और इन लोगों को क्या देता है, पैसा उधार देने का कार्य करता है। तो यहाँ से ये तीर का निशान पैसा जिसमें जाता है उसकी तरफ हम लगाएंगे। यहाँ से पैसा बैंक में गया और बैंक ने यहाँ से पैसा इन लोगों को उधार दे दिया। अब बीच में हमने कहा कि इसने एक बिचौलिए का कार्य कर दिया, मीडिएटर बन गया ये। तो इसका फायदा क्या हुआ? तो अपने फायदे के लिए कार्य करेगा। इसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर इनको क्या देता है, वो ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनसे भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और इनसे, इनको तो क्या करता है, देता है, इनसे लेता है। तो यहाँ जब ब्याज की दर इनको देगा वो कम होगी और इनसे जो लेगा वो क्या होगी, ज्यादा है। मान लो यहाँ पर 6% दी, यहाँ पर वो लेगा 8%, तो 2% का फायदा किसको हुआ, वो बैंक को हुआ। तो बैंक क्या करता है, वो फायदा कमाने के लिए ही कार्य करता है। तो कोई भी संस्था जो ये दोनों कार्य साइमल्टेनियसली करती है, दोनों कार्य कौन से हो गए हमारे, कि ये हमारा क्या करती है, उधार देने का कार्य करती है और जमा को स्वीकार करती है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है उसको जमा के रूप में स्वीकार करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। और ये बैंकिंग जो कार्य है वो किस लिए करती है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट गेन, कि प्रॉफिट को गेन करने के लिए कार्य करती है। अब जो बैंक है इसके कार्यों को हम 3 प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, कि 3 प्रकार के कार्य जो कमर्शियल बैंक है वो करता है। पहला है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन को हम डेवलपमेंट फंक्शन भी कह सकते हैं।
फंक्शन, क्योंकि ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं। तो ये जो है, अब हमारे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है? जो एक बैंक को बैंक होने के नाते अवश्य ही करने होते हैं। ये हर टाइम में ये फंक्शन जो है बैंक ही करता है और आगे भी बैंक ही करता रहेगा। तो ये होते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स हम ले, इस तरह आप लोग क्या है, स्कूल में जाते हो तो आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू स्टडी। लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ और फंक्शन भी करते हो, कोई करिकुलर एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करते हो, कोई क्विज है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर कई बार क्या होता है टीचर्स आपको से चेयर साफ करवा लेता है, टेबल साफ करवाता है, वो काम भी टीचर के कई बार कहता है कि मेरे लिए पानी का गिलास लाओ, वो काम भी आप परफॉर्म कर देते हो। थोड़ा बहुत सफाई का कार्य भी आप परफॉर्म कर देते हो। कई बार होता है आप अपना श्रमदान करते हो कि पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सारी अदर एक्टिविटी होती है जो हम कर देते हैं। लेकिन हमारी वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी सेकेंडरी और हमारी सोशल एक्टिविटी होती है कि सोशल एक्टिविटी में हम पानी वगैरह पिलाने का कार्य है, कोई गेस्ट आए हुए हैं तो वो कार्य कर देते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि खेल वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो हमारा प्राइमरी फंक्शन था वो था स्टडी करना। सेकेंडरी फंक्शन और सोशल फंक्शन इसके अलावा जो हम कर देते स्कूल में जाने के बाद वो होते हैं। तो एक बैंक को बैंक होने के जो कार्य के नाते हर समय जो कार्य करने पड़ते हैं वो हमारे प्राइमरी फंक्शन होते हैं। फिर सेकेंडरी फंक्शन और सोशल फंक्शन है। तो बैंक क्या कर देता है? ये कार्य भी कर देता है, जिस तरह स्टूडेंट्स वो काम कर देता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी फंक्शंस में हमारे दो ही फंक्शंस हैं। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांस ऑफ लोन। तो ये हमारे डिपॉजिट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो लोन दोनों ही फंक्शंस के लिए, या हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेते हैं या हम कंजप्शन करने के लिए लोन लेते हैं। फिर ये जो लोन हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जमा को स्वीकार करता है, वो बहुत सारे खाते होते हैं जिनमें हम क्या करवाते हैं? अपना पैसा जमा करवाते हैं। तो हम अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कि किसी का कितना सामर्थ्य उसके अकॉर्डिंग अलग अलग खाता चूज करते हैं, उसमें अपना पैसा जमा करवाते हैं। तो फर्स्ट जो खाता है वो हमारा है टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इसको आप FD भी बोल सकते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका टाइम फिक्स होता है। फिक्स डिपॉजिट इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते थे, 5 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल। और इस हमारे पर इस जो अकाउंट है इस पर सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्याज की दर मिलती है। मोस्टली इस पर 7 to 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इस पर सबसे ज्यादा ब्याज की दर होती है। तो इसमें क्यों? क्योंकि ये पैसा एक निश्चित समय के लिए जमा होता है। तो बैंक क्या होते हैं? निश्चिंत होकर इस पैसे को इन्वेस्टर को लंबे समय के लिए उधार दे सकते हैं। और टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा होगा। मान लो हमने क्या किया, 2 ईयर्स के लिए जमा करवाया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, 5 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए जमा करवाया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ज्यादा है, 10 ईयर के लिए जमा करवाया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी ज्यादा होगा। इस पैसे को नॉर्मली हम क्या करते हैं? टाइम के बाद ही निकलवाते हैं। लेकिन कई बार जब हमें जरूरत पड़ जाती है, हमने माना कि हमने 5 लाख रुपीज 5 ईयर के लिए जमा करवा दी, लेकिन हमें क्या होता है 1 ईयर या 2 ईयर होते ही हमें उस पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो हम बैंक में जाते हैं और बैंक क्या करता है? ब्याज की कटौती कर देता है। ब्याज नहीं मिलता, फिर हमें वो पैसा हमें मिल जाता है। तो इसको हम क्या देसी भाषा में क्या कहते हैं? भी FD तुड़वा ली हमने, तो अपनी FD को तुड़वा कर हम क्या कर सकते हैं? कैश ले सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि आपका जो है 5 ईयर के लिए जमा करवाया था, 4 ईयर हो चुके हैं हमें, और अब हमें रिक्वायरमेंट है अपने पैसे की और अर्जेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं? बैंक में जाकर अपनी FD तुड़वा सकते हैं। तो तब हमें कुछ ब्याज जरूर मिलेगा। ठीक है, बैंक कुछ कटौती कर लेता है, जितना हमारा 4 ईयर का बनता वो नहीं देता, लेकिन उससे कम हमें वहां पर ब्याज कुछ मिल जाता है। तो ये हमारा होता है फिक्स डिपॉजिट। इसमें इसको हम एक और नाम से भी हम जानते हैं, नॉन चेक डिपॉजिट अकाउंट। कि नॉन चेक क्यों? इसमें जो पैसा है वो चेक के द्वारा हम नहीं निकला सकते। और ये यहाँ जो हमें है जमाकर्ता को क्या मिलती है? एक रसीद मिलती है और वो ट्रांसफरेबल नहीं है।
कि इसको हम दूसरे को हस्तांतरण नहीं कर सकते। जैसे चेक है, काटा किसी का नाम, किसी को दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो रसीद हमें मिलती है एफडी के थ्रू, उसमें हमारा नाम, पता, सब कुछ लिखा होता है, कितना हमने डिपॉजिट करवाया और किस डेट को हम निकलवाएंगे वो डेट मेंशन होती है। जिस दिन निकलवाएंगे ब्याज समेत उस दिन हमें कितना पैसा निकलवाएंगे वो सारा कुछ पहले ही होता है, और जिसने जमा करवाए वही उस पैसे को निकलवा सकता है। ऐसा नहीं किसी को भी हम वो रसीद दे देंगे और वो पैसा निकलवा लेगा और किसी के नाम चेक काट देंगे, तो इसका चेक नहीं है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन चेक डिपॉजिट अकाउंट। जो नेक्स्ट है वो है रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इसको रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, आरडी भी बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट की तरह ही हमारा अकाउंट है। दोनों ही सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों में। फिक्स डिपॉजिट की तरह ही है कि इसमें फिक्स टाइम के लिए पैसा जमा करवाया जाए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस क्या है कि इसमें हम टाइम पीरियड को हिस्सों में बांट लेते हैं। माना 5 इयर्स के लिए जमा करवाना, तो मंथ वाइज हम क्या करते हैं, इसमें पैसा डिपॉजिट करवाते रहते हैं कि हर महीने हम एक निश्चित अमाउंट रख लेते हैं कि 1000 रुपये डालने हैं, तो हर महीने 1000 रुपये डालते रहते हैं। तो ब्याज भी साथ में काउंट होता रहता है और 5 साल के बाद हमें वो पैसा मिल जाता है। तो इस पर हमें इसकी एफडी की तुलना में तो कम ब्याज मिलता है, लेकिन बाकी खाते की तुलना में क्या मिलता है, ब्याज ज्यादा मिलता है। तो उसको टाइम पीरियड को हम बांट लेते, 2 साल है, 4 साल है, 10 साल है, तो इस टाइम पीरियड को फिर महीने के हिसाब से हम उसकी रसीद हम क्या बना लेते हैं, अमाउंट बना लेते हैं, भाई हर महीने इतना इतना अमाउंट हमें जमा करना है। तो ये है हमारा रिक्यूरिंग डिपॉजिट आरडी। फिर है हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो सेविंग डिपॉजिट, छोटी छोटी सेविंग इसमें हम डालते रहते हैं। जो नॉर्मली व्यक्ति होता है, जो मीडियोकर जिसको हम बोलते हैं, कि जिसकी नॉर्मल सी पे होती है, वो व्यक्ति इस अकाउंट का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कि जो मिडिल फैमिली होती है वो इस अकाउंट को ज़्यादा यूज करते हैं। तो छोटी छोटी बचतें इसमें डालते रहते हैं। तो इसमें भी हम क्या है, हर रोज यूं नहीं है कि दिन में जितना भी चाहे या जल्दी जल्दी हम इसमें से पैसा निकलवाते रहते, जमा नहीं। इसमें एक निश्चित राशि ही निकलवा सकते हैं, उससे ज़्यादा निकलवाने तो हमें पहले बैंक को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और जो ट्रांजेक्शन है वो लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि डे बाय डे हम रोज कभी जमा करवा रहे कभी नहीं। तो वो तो हमारा क्या हो जाता है, फिर करंट अकाउंट हो जाता है। ये करंट अकाउंट की तरह कार्य नहीं करता। तो लिमिटेड मात्रा में ही इसमें से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इस पर भी हमारा ब्याज मिलता है, लेकिन ध्यान रहे, पहला जो सबसे ब्याज मिलता है वो मैंने जैसे जैसे ब्याज मिलता है वैसे वैसे ही बनाए हुए। सबसे ज्यादा जो ब्याज मिलता है वो एफडी पर मिलता है, फिर रिक्यूरिंग डिपॉजिट पर मिलता है, और फिर वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर मिलता है। मान लो इस पर 3 से 4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलता है, कि बहुत कम ब्याज मिलता है इसमें। फिर अगला है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। तो क्या है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं, ओपन अकाउंट भी कहते हैं, भी खुला खाता भी हम बोल देते हैं। खुला खाता क्या, ये मुख्य रूप से हमारे जो व्यापारिक वर्ग है उसके लिए होता है। वही इसमें उनको क्या करता है, एक दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, कभी पैसा जमा करवाना पड़ता है, कभी वो निकाल रहे हैं। तो दिन में जितनी भी चाहे बार चाहे इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली इस खाते पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन कई बार हमारी जो रकम होती है वो एक मिनिमम अमाउंट से भी कम होती है। ये कई बार क्या कर लेता, इसमें हमें सेवा व्यय के रूप में, सर्विस चार्जेज के रूप में ये हमसे ले लेता है कि आप इतने बार आपका पैसा सेफ रखते हैं, हर रोज दिन में 4 बार निकलवा रहे हो, 5 बार जमा करवा रहे हो, तो हमें सर्विसेज चार्जेज के रूप में बैंक को कुछ देना पड़ता है। यहाँ से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ये है जिस पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो ये खाता है। फिर होम सेफ सेविंग अकाउंट। मोस्टली हमारे जो हैं वो 4 ही अकाउंट होते हैं। ये अकाउंट कोई मतलब प्रचलित अकाउंट नहीं है कोई, इससे में हम ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो ये होम सेफ सेविंग अकाउंट क्या होता है, छोटी छोटी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया। इसमें क्या होता है, जो बैंक है वो जो बचत करता है उसके घर में गुल्लक रख देता है, गुल्लक की चाबी बैंक के पास होती है, और जो बचत करता है वो क्या करता है, अपनी छोटी छोटी जो सेविंग्स है उसको उस गुल्लक में डालता रहता है, निकाल तो सकता ही नहीं, चाबी उसके पास नहीं है। तो कुछ दिनों बाद जब वो गुल्लक में अच्छे पैसे हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसे ले जाकर अपने काउंट करवा देता है और बैंक अपने खाते में डलवा लेता है। कई बार तो ये होता है कि बैंक क्या करता है
कि अपना एक व्यक्ति, अपना एक एजेंट उस व्यक्ति के घर भेज देता है, उसके सामने वो गुल्लक खोलता है और उसकी जो अमाउंट है उसको काउंट करके ले आता है और उसके खाते में डाल देता है। लेकिन ये कोई प्रचलित फॉर्म नहीं है। मुख्य रूप से हमारे 4 ही अकाउंट है जिनमें हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। अब हमारा जो प्राइमरी फंक्शन में दूसरा फंक्शन था एडवांसिंग ऑफ लोन, कि पैसा उधार देना। कि 2 कार्यों के लिए हमने देखा, इन्वेस्ट करने के लिए और कंजप्शन करने के लिए बैंक क्या करते हैं, पैसा उधार देते हैं। तो वो पैसा उधार भी कई फॉर्म में होता है। एक होता है कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट क्या होता है, बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी की डिमांड करता है जब भी लोन देता है। तो सिक्योरिटी लेता है, वो अपने हाउस देता है सिक्योरिटी के रूप में, अपनी लैंड दे सकता है, शेयर्स दे सकता है, बॉन्ड्स, डिबेंचर, जो भी चीज चाहे वो सिक्योरिटी देगा और क्या लेगा, पैसा उधार लेगा। इस पैसे में मान लो उसने 5 लाख उधार लिए, तो बैंक क्या कर देता है, वो उसको कैश के रूप में नहीं देता, वो 5 लाख उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। अब वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको जितना भी चाहे अकॉर्डिंग टू नीड्स निकलवाता रहता है। यदि मान लो उसने ओनली 2 लाख निकलवाया तो सिर्फ 2 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, पूरी मनी पर नहीं लगेगा। हालांकि मनी तो क्या हो चुकी है, उसके खाते में डल चुकी 5 लाख, लेकिन यदि उसने 2 लाख निकलवाया है तो इंटरेस्ट 2 लाख पर लगेगा, बाकी अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये कैश क्रेडिट है। दूसरा है डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या है, ये वो लोन है जिनका कोई मैच्योरिटी पीरियड होता ही नहीं है। ये सिर्फ ये लोन है जो हमारी किस पर दिए जा सकते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी पर दिए जा सकते हैं, कि व्यक्तिगत जमानत के आधार पर दिए जाते हैं। बाकियों में तो हम लैंड है या कोई और है वो सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, लेकिन ये डिमांड लोन्स ऐसे हैं जो पर्सनल जमानत के आधार पर दिए जा सकते हैं। तो इनमें हमारा क्या होता है, बैंक जब इनकी डिमांड करता है, जब मांगता है, तो इनको वापस कराना जरूरी होता है। मान लो आफ्टर 2 ईयर्स हमने लोन लिया था, बैंक आफ्टर 2 ईयर्स इनको जमा करवाने के लिए कहता है, तो हमें तब वो क्या करवाने पड़ते हैं, जमा करवाने पड़ते हैं। तो फिर हमारा है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, हम छोटे मोटे कार्य करने के लिए ये ले लेते हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर है, बीज बोने हैं, खाद खरीदनी है, इन कार्यों के लिए ले लिए जाते हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए लिए जाते हैं, जिस मोस्टली हमारे 15 महीने तक की टाइम इसमें हम लगा लेते हैं, कि पहली फसल अच्छी नहीं हुई तो दूसरी फसल अच्छी होगी, बेचने वगैरह में टाइम लग गया तो मोस्टली 12 महीने का टाइम 2 फसल आ जाएंगी। तो उसके लिए क्या होता है, 15 महीने तक में इसको हम क्या कर पाएंगे, रिबे कर देगा किसान। तो ये शॉर्ट पीरियड जो हमारे हैं, या को अन्य व्यक्ति कंजप्शन वगैरह के लिए लेता है, तो इतना जरूर कमा लेगा कि थोड़े समय के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए दिए जाते हैं। तो ये सबसे सेफ लोन समझे जाते हैं, कि बैंक के लिए सेफ है कि इसका टाइम पीरियड होगा, इतने टाइम पीरियड के बाद आपको क्या करवाने पड़ेंगे, जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, इन लोन पर भी जिस दिन से पैसा, इन लोन में भी क्या होगा, आपके अकाउंट में जमा होगा, और जिस दिन से आपके अकाउंट में पैसा डल गया उस दिन से पूरे के पूरे अमाउंट पर क्या लगना शुरू हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, लगना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो हमने 50,000 रुपए लिए हैं और उसी दिन हमारे अकाउंट में डल गए, तो 18 जून को हमारे अकाउंट में पैसे डलें तो 18 जून से ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप 1 रुपया निकलवाओ, चाहे आप सारे निकलवाओ, चाहे आप बिल्कुल ही ना निकलवाओ। तो इसमें भी डिमांड लोन में भी ऐसा ही होता है। इसमें भी जिस दिन से आपके पैसे आपके अकाउंट में डल गए, आप निकलवाओ ना निकलवाओ, लेकिन जो पूरा अमाउंट है, फुल अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ओवरड्राफ्ट है। मेन तो ये 3 ही होते हैं जिनके आधार पर लोन दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट क्या है, ये सुविधा बैंक सभी ग्राहकों को नहीं देता, सिर्फ जो उसके विश्वसनीय ग्राहक हैं उनको ये सुविधा देता है। तो उनमें क्या होता है, विश्वसनीय ग्राहकों को बैंक जितनी उनकी जमा राशि, उसको पता है कि लंबे समय से ये तेरा ग्राहक रहा है और लंबे समय से इसकी सर्विसेज क्या रही है, बेस्ट रही है, कि ये जमा करवाता है, टाइम टू टाइम निकलवा लेता है, तो उस व्यक्ति को बैंक क्या करता है, ये सुविधा देता है। तो उसमें क्या करता है, जितने उसके पैसे जमा है उससे ज्यादा का चेक काटने की उसको अनुमति देती है। लेकिन ये नहीं है कि वो ज्यादा लंबे समय तो शॉर्ट पीरियड के लिए तो 2-4 दिन के लिए उसको जरूरत पड़ेगी। एक व्यापारी है जिसका बहुत ही बढ़िया अकाउंट रहा है बैंक के साथ लेन देन का, उसको 10,000 की जगह 12,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक उसको क्या कर देता है, 2,000 एक्स्ट्रा का, उसके खाते में 10,000 डिपॉजिट है लेकिन उसको 12,000 का चेक काटने की अनुमति दे देता है।
तो 2000 एक्स्ट्रा जो रुपए हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, ओवरड्राफ्ट कहलाएंगे। तो इस व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल गई। तो ये कोई ज्यादा सा प्रचलित नहीं है और न इसके द्वारा सभी को ये सुविधा मिलती है। तो थैंक्स।